हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एनके चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में भौतिक विज्ञान विषय के कक्षा 12 के प्रश्न पत्र का हम हल करने वाले हैं। आप सभी बच्चों की जिज्ञासा होगी कि ये जो प्रश्न पत्र है वो कौन से ज़िले में पूछा गया था। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये हमारे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला जो है उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न पत्र है। चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न पत्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आप सभी के कमेंट्स मुझे चाहिए कि ये जो पेपर था वो इजी था या टफ था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये प्रश्न पत्र है वो भी आप लोगों के 34 नंबर का रखा गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो समय का ड्यूरेशन है, समय जो है वो 2 घंटे 45 मिनट का रखा गया है। इसी तरह का पेपर जो है वो आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो सभी बच्चों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप राजस्थान के सभी जिलों के अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 100% 75% से ज्यादा अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आप सभी बच्चों की अगर तैयारी अच्छी है तो आप फटाफट इनका आंसर दे करके अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। एक साबुन का बुलबुला है, उसे जब ऋणावेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। साबुन के बुलबुले को चाहे आप ऋणावेशित करें या फिर आप धनावेशित करें, हमने हमारे वीडियोस में, हमारे नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। किसी भी स्थिति में समान प्रकृति का जो आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। साबुन का बुलबुला एक चालक होगा तो सारा का सारा आवेश जो है वो इसकी सतह पे चला जाएगा। जब अपन इसको धनावेशित करेंगे तब भी ये सारे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर हम इनको धनावेशित ना करके ऋणावेशित करेंगे तब भी सारे के सारे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। परिणाम स्वरूप उसकी त्रिज्या जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है सर E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बल अपॉन आवेश, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और बटा में कूलाम जाएगा, तो न्यूटन प्रति कूलाम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है विभवांतर आवेश Q और धारिता में संबंध लिखिए। तो चैप्टर नंबर 2 में जब हम किसी चालक की धारिता के बारे में अध्ययन करते हैं तब हम ये बात बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने पर उसकी सतह पे उत्पन्न होने वाला विभव उसको दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। और वहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आता है Q इज इक्वल्स टू CV। तो Q इज इक्वल्स टू CV का फॉर्मेट यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी एक चालक तार का प्रतिरोध है। सर ये प्रश्न तो हमने कक्षा 10 में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्रतिरोध जो होता है वो उस चालक पदार्थ के आकार पर, उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा ही करेगा, चालक की मोटाई के ऊपर, जिसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कह सकते हैं, और चालक के पदार्थ के ऊपर भी निर्भर करता है। लोहे का प्रतिरोध अगर कोई छड़ है तो अलग होगा, तांबे का होगा तो अलग होगा। तो इस तरह से इसमें हमारे पास उपरोक्त सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक टेस्ला गाउस के तुल्य कितनी होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है वो हमारे पास टेस्ला होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का जो CGS मात्रक होता है वो गाउस होता है। और एक टेस्ला के अंदर 10 की पावर 4 गाउस की वैल्यू होती है। जिस भी बच्चे ने ये प्रश्न हमें भेजा है, ये प्रश्न पत्र हमें भेजा है, आपका ये जो आंसर है वो बहुत ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको। आप सभी बच्चे यहाँ पे अपना मूल्यांकन करते चलिए। यदि आप 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा में 56 नंबर का टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी जिलों की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को बेहतरीन तरीके से हल करें, और उसके बाद में आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर जो इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के अंदर चैप्टर्स रखे गए हैं उनको सिलेबस के साथ मिलाते हुए हर एक टॉपिक को आप तैयार कर लें। हम आपको विश्वास दिला दें, एक भी प्रश्न पेपर में, वार्षिक परीक्षा के पेपर में ऐसा नहीं होगा जो हमारे नोट्स से बाहर रह जाए। क्योंकि जब 33 जिलों की अर्धवार्षिक परीक्षाओं में कोई प्रश्न ऐसा नहीं आया जो हमारे नोट्स के बाहर है तो बेटा फिर बोर्ड परीक्षा कौन से खेत की मूली है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है।
साहब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि हमारे पास एक डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है और उनके बीच की दूरी r है। तो एक आवेश का परिमाण ले लें और उनके बीच की दूरी का गुणनफल ले लें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। तो आवेश का मात्रक हमारे पास कूलाम आ जाता है और दूरी का मात्रक मीटर आ जाता है। तो कूलाम इंटू मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है। भाई साहब पृथ्वी का जो विद्युत विभव है उसको हम 0 मान करके चलते हैं। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? कक्षा 10 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, विद्युत विभव का मात्रक हमारे पास वोल्ट हो जाएगा। परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा परावर्तन की वजह से नहीं चमकता है, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है। तो ये जो प्रश्न है वो हमारा नो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। यानी सत्य और असत्य में से पूछा है, नहीं, हीरा परावर्तन की वजह से नहीं चमकता है, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है। आगे कह रहा है उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है वो धनात्मक होती है। डेफिनेटली, क्योंकि उत्तल लेंस की जब फोकस दूरी पॉजिटिव होगी तो पावर जो होता है वो हमारे पास होता है 1/f। देन डेफिनेटली इसकी जो शक्ति होगी, क्षमता जो होगी वो भी इसकी धनात्मक होगी। नियम दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। साहब 12th क्लास की फिजिक्स का पहला ही नियम है ये, और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है वो उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समानुपाती तो नहीं होता, तो इसमें हमारे पास नहीं का ऑप्शन जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। क्लियर है बेटा? अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न संख्या 12 में। गाउस का नियम क्या है? गाउस के 2 नियम हैं, विद्युत क्षेत्र के लिए अलग है और चुंबकीय क्षेत्र के लिए अलग है। तो यहां पे जब कुछ भी नहीं लिखा गया देन आप इसे विद्युत क्षेत्र के लिए लेके चलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ में रखे गए टोटल आवेश सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है। फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे कह रहा है किसी बिंदु पर विभव को समझाइए। किसी एक बिंदु के ऊपर आप विद्युत विभव को समझाइए। ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक विद्युत क्षेत्र दे रखा है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक बिंदु आवेश, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। आप एकांक धनावेश को अनंत से जब इस बिंदु के ऊपर लेके आएंगे तो आपको जो कार्य करना पड़ेगा, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य जो है वो विद्युत विभव कहलाता है। तो आप इसके अंदर इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु के ऊपर विद्युत विभव जो है वो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य V बराबर W/Q के तुल्य होता है और इसका मात्रक वोल्ट होता है। 1 नंबर के प्रश्न के अंदर आपको इसकी केवल डेफिनेशन लिखना सफिशिएंट है। प्रश्न 14 कह रहा है कि ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को और वातावरण की भौतिक अवस्थाओं को, टेम्परेचर को, इन सब को यदि नियत रखा जाए तो किसी विद्युत परिपथ के अंदर किसी 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू I हमारे पास आ जाता है। आपको लिखना है कि यदि वातावरण की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए तो किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू RI बन जाएगा। क्लियर है? आगे कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम लिखिए। भाई साहब फैराडे ने 2 बातें कही थी। पहला नियम कहता है कि जब किसी पृष्ठ के या किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फिर वैज्ञानिकों ने कहा भाई साहब बल तो उत्पन्न होगा लेकिन कितना। तब दूसरा नियम आता है फैराडे का, तब हम लिखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। E इज इक्वल्स टू d∅/dt दूसरे फैराडे के दूसरे नियम का मैथमेटिकल फॉर्मेट आ जाता है। तो दोनों नियम आप लोगों को यहां पे लिखना। आगे कह रहा है बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो 1 नंबर का प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न यहां पे दे रखा है। देन बायो सावर्ट के नियम को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्या लिखना है कि ये मान लीजिए आपके पास कोई एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा I बह रही है। इसमें पॉइंट O है, यहाँ पे आप एक डेल्टा L अल्पांश ले लें। इससे R दूरी के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा dB जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती। एंड dB इज प्रोपोर्शनल टू लंबाई अल्पांश dl के समानुपाती। एंड dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² के समानुपाती।
एंड डी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के समानुपाती। और इन चारों को जब आप कंबाइंड करेंगे तो इसका फाइनल फॉर्मूला हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके और बायो सावर्ट का नियम जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार के पढ़ने से ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विद्युत धारा तथा अपवन वेग में सत्यापन संबंध का सत्यापन कीजिए। इसमें हमारे पास I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी का जो रिलेशन है वो प्रूफ होकर के आता है। इसका पूरा प्रूफ जो है वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के चैप्टर नंबर 5 में जब आप देखेंगे तो थंबनेल के ऊपर आपको विद्युत धारा तथा अपवन वेग में संबंध अच्छी तरह से दिख जाएगा, वहां से जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे कह रहा है किरचॉफ के नियमों का कथन लिखिए। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला आता है किरचॉफ का संधि नियम, यानी किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। और दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी विद्युत परिपथ का कोई बंध लूप ले लिया जाए तो उस बंध लूप में वोल्टता पतनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ये आप लोग दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे, दोनों नियम जो है वो हमें यहाँ पे लिखने चाहिए। 19वां प्रश्न कह रहा है कि 4 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश के कारण इतनी दूरी के ऊपर विद्युत विभव का फॉर्मूला वैल्यू निकालिए। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है KQ/R। K की वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू आपको दे रखी है 4 × 10⁻−9, तो ये -9 + 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। बटा में लिखना हमें R 9 × 10⁻−2 लिखना है। 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻−2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास 400 वोल्ट आ जाएगा। जिन बच्चों का 400 वोल्ट आंसर आ गया है उनका ये प्रश्न सही है। आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न हमारा कह रहा है गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का स्थापन कीजिए। भाई साहब 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में ऐसा होने की संभावना नहीं है। ये जो रिलेशन है वो मैक्सिमम 2 नंबर का आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को याद होगा, हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण लेते हैं, ये इसका मुख्य एक्स लेते हैं, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आती है, यहाँ पे हम इसका वक्रता केंद्र C लिखते हैं, और ये प्रकाश की किरण जो मुख्य एक्स के समांतर आ रही है वो अपवर्तन के पश्चात इसके बिंदु F से गुजरती है। इसके अंदर हम ये डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एंगल I होता है, यहाँ पे हमारे पास एंगल R होता है। Z की आकृति में बनने वाले एंगल बराबर होते हैं। इसका जब आप प्रूफ देखेंगे हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 11 में जब जाएंगे तो थंबनेल के ऊपर आप लोगों को वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध नजर आ जाएगा। R इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2F, यानी फोकस दूरी का दुगुना होता है इसकी वक्रता त्रिज्या। इसके बाद में गोलीय दर्पण को परिभाषित कीजिए। इसके लिए बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, यानी इसे हम दर्पण समीकरण जो कहते हैं उसमें संबंध का स्थापन करना है। 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। दर्पण में हमारे पास प्लस आएगा, दर्पण में हमारे पास प्लस आएगा। 1/V प्लस 1/U हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर आ जाएगा और ये इसका प्रूफ रहेगा। आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सूत्र लिखिए। तो व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन अवस्था में P/Q इज इक्वल टू R/S का जो प्रूफ है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। ये भी आप लोग जब हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे तब आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए और इसका आवश्यक चित्र बनाइए। ये भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में हाथ से लिखे हुए नोट्स के साथ अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाएगा, जिन्हें पढ़ करके आप बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है गाउस के नियम को परिभाषित कीजिए। गाउस का नियम हम भाई साहब बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसकी अनंत लंबाई की आवेशी तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। E इज इक्वल्स टू 2K λ/R हमारा रिजल्ट आने वाला है। यदि हम इसके अंदर R में और E के बीच में ग्राफ भी खींचे तो ये ग्राफ हमारे पास आने वाला है। 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को बता दूं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है संधारित्रों को परिभाषित कीजिए। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव के मान में कमी करके उसकी धारिता को बढ़ा दे, संधारित्र कहलाता है। और उसके श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का। श्रेणी क्रम संयोजन में आपके पास रिजल्ट आया होगा 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड समांतर क्रम संयोजन में फॉर्मूला आया होगा C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये रिजल्ट आप लोगों के पास आने चाहिए। इसका पूरा प्रूफ जो है वो आप यदि हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी संयोजन अलग मिलेगा और समांतर क्रम संयोजन का पूरा डेरिवेशन आप लोगों को अलग
अलग अलग उपलब्ध हो जाएगा। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और यह पेपर आप लोगों का, इस पेपर का लेवल आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सभी जिलों के अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर यदि आप पढ़ते हैं तो बोर्ड परीक्षा के अंदर आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन मानी जाएगी। चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।